आगे बढ़ते हैं, कल तक हमने 3 तरह की सैंपलिंग प्रोसेस देखी थी। एक सिंपल रैंडम सैंपलिंग, एक स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग और तीसरा क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग। अब आप सबसे मेरा ये सवाल है कि पहला सिचुएशन जो हमने डिस्कस किया था उस पे चलते हैं कि यदि आप किसी कक्षा में हैं और आपको उस कक्षा से 10 छात्र सैंपल करने हैं, तो रैंडम सैंपलिंग वाला अप्रोच अभी हम छोड़ देंगे। रैंडम सैंपलिंग में जो हमने सोचा था कि लॉटरी टिकट से हम निकालेंगे, वो हम छोड़ देंगे। क्या कोई और तरीका है बच्चों को सैंपल करने का? ये अभी हम डिस्कस करेंगे। हाँ मैडम, जी, शंकर सर और फिर सुदर्शन सर। जी मैडम, जैसा कि आपने बताया था कि एक कन्वीनियंट सैम्पलिंग रहती है, तो हम अपनी सुविधा अनुसार भी बच्चों को ले सकते हैं। और एक सैम्पलिंग मैंने मैडम और सुनी है, आई थिंक सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग। तो सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग में हर रोल नंबर, जैसे हर 5वें रोल नंबर को लिया जाता है। जैसे 10 बच्चे लेने हैं तो 50 है, तो 1, 5, 10, 15, 20 ऐसे करके भी एक सैम्पलिंग ली जा सकती है, जिससे बायसनेस भी कम रहे। और कन्वीनियंट सैम्पलिंग यूज कर सकते हैं मैडम। वी कैन यूज कन्वीनियंट सैम्पलिंग है। जी, थैंक यू शंकर सर। सुदर्शन सर, आप कुछ पॉइंट आउट कर रहे थे। हाँ सर, मैं यही कह रहा था कि उसको अपन रोल नंबर के हिसाब से ले सकते हैं कि ऐसे पहला, 5वां, 10वां, तो जो अभी शंकर सर ने बता दिया, बिल्कुल वही मैं कहने वाला था। जी, बिल्कुल, आप दोनों का आंसर करेक्ट है। हम सिस्टमैटिक सैंपलिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो एक और तरीका है रैंडम सैंपलिंग करने का, कि हम कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम 1, 5 ऐसे करें, हम 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 4 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 10, कोई भी एक तरीके से हम बच्चों को और सैंपल कर सकते हैं। ये अच्छा, क्या ये रैंडम सैंपलिंग या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की जो फीचर्स है, क्या उसको मीट करता है? क्या उसके फीचर्स और सिस्टमैटिक सैंपलिंग के फीचर्स समान हैं? नवनीत सर, क्या आप हमें बताना चाहेंगे? नवनीत सर, क्या आप हमें सुन पा रहे? राम बाबू सर, आपका माइक ऑन है। जी 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 सर। जी मैम, इसमें प्रत्येक के प्रतिनिधित्व होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि जो रैंडम सैंपलिंग करेंगे तो वो केवल सबसे पहले ये करना है कि चौथा बच्चा लेना है प्रत्येक 4 के बाद या 5 के बाद या 3 के बाद। इसके बाद में हम सिस्टमेटिक में चले जाते हैं, तो इसमें संभावना थोड़ी कम हो जाती है, पक्षपातपूर्ण हो सकता है इसमें थोड़ा सा। सर, राम बाबू सर, तो अच्छा ठीक है, तो आपने कहा कि पक्षपात हो सकता है सिस्टमैटिक सैंपलिंग में किसी तरह का। जी जी, रितु मैम, आप हमें हेल्प करना चाहेंगे? आपको क्या लगता है यहाँ पे पक्षपात हो रहा है, और अगर है हाँ, तो किस तरह का पक्षपात हो सकता है? पक्षपात की संभावना तो नहीं रहेगी, लेकिन हाँ ये है कि सबके आने की संभावना थोड़ा कम हो जाएगी। तो रितु मैम, राम बाबू सर का कहना था कि पक्षपात हो सकता है किसी तरह का, तो आप थोड़ा डिटेल में बताना चाहेंगे कि पक्षपात क्यों नहीं हो सकता है? और जो आपका दूसरा पॉइंट है कि संभावना हर बच्चे की कम हो जाएगी, वो डिफर करेगी, वो कैसे होगा? मैम, पक्षपात ऐसे नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर वो बायस नहीं हो रहा है। यहाँ पर अब हमको सैंपल जब 10 बच्चों का लेना है, तो यह निर्णय लिया गया या खुद सोचा जो एवोल्यूटर है कि हम क्यों ना इसको हम तीसरा, फिर उसके बाद छठा, जिस हिसाब से भी है, तो हम बच्चे ले रहे हैं। तो होना तो नहीं चाहिए पक्षपात, लेकिन हाँ यदि अब एवोल्यूटर पे डिपेंड करता है। और दूसरी चीज कि हेलो हेलो हेलो
हेलो जी मैम, मैं कुछ कहना चाहता था। प्रदीप बोल रहा जी हूँ। प्रदीप सर। हेलो जी प्रदीप सर। जी मैडम, जैसे कि अपनी स्लाइड में ही हो रहा है पक्षपात, तो जैसे इसमें अपन ने 3, 6 और 9 वाले सिस्टमेटिक सैंपल लिए हैं, तो इसमें तीनों गर्ल्स आ रही हैं। तो ये भी हो सकता है कि जब हम सिस्टमेटिक सैंपलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे गर्ल्स ही खड़ी हों, तो ये थोड़ा सा पक्षपात हो सकता है मैम। सर तो आप जो कह रहे हैं, आपका पॉइंट है कि यहाँ पिक्चर में 3 लड़कियां सिलेक्ट हो रही है। हम थोड़ा क्लासरूम के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, पिक्चर में अभी थोड़ा नहीं जाते हैं। क्लासरूम जी में अगर आपके 40 बच्चे हैं और अगर आपने 40 को लाइन से खड़ा कर दिया है, और यस मैम। कौन सा ऐसा मतलब कौन सा ऐसा तरीका होगा लाइन में खड़ा करने का कि वहां किसी तरह का पक्षपात आ सकता है? नवनीत सर, आपका माइक ऑन हुआ है, आप थोड़ा हमें बताना चाहेंगे? नवनीत सर। हरीश सर, आप हमें बताना चाहेंगे? जी मैम, इस बार का एक मैं अपनी एक घटना बताना चाहूँगा इसमें कि एक वर्कशॉप में हम लोग कुछ लोग गए थे, तो वहाँ ग्रुप्स 4 ग्रुप्स में बांटा जा रहा था। तो उन्होंने हमें लाइन में खड़ा करके नंबरिंग बोलने के लिए कहा, तो हम लोग समझ गए कि ये 1/5 और 9th इस प्रकार से लोगों को एक साथ रहेंगे। तो मैं और जो मेरा एक फ्रेंड था, हम पहले और 5वें नंबर पर खड़े हो गए ताकि हम दोनों एक ही ग्रुप में आए। तो ये इस प्रकार से हमने एक ही साथ आने की संभावना हमारी पूरी कर ली, चाहे किसी भी ग्रुप में जाए, लेकिन हम कम से कम हम दोनों साथ रहेंगे। ऐसी चीजें हो सकती है इसमें। सर यहाँ पे आप ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं, और हाँ ये चीजें हो सकता है कि जिस तरह बच्चे खड़े हो वो आपके सैंपल को इफेक्ट कर दे, सॉरी ग्रुप को इफेक्ट कर दे। बट जब हम सैम्पलिंग की बात कर रहे हैं, सैम्पलिंग में हम 40 लोगों की बात कर रहे हैं, उसमें अब क्या 10 लोग सब ऐसे जगह पे खड़े हो जाएंगे कि आप उनको सिलेक्ट कर सके? पहले ये कह रहे हैं कि हमने लाइन बना दी है 1 to 40, हमने किसी को कुछ नहीं बताया कि हम क्या सिलेक्ट करेंगे। तो लेकिन मैडम, होता यह है कि एक बार क्रमबद्ध ये भी अच्छा है, इसमें भी रैंडमली होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम रैंडमली, देन उसके बाद फिर जैसे जो भी सिस्टम हमने बनाया उसी सिस्टम के आधार पर सिलेक्ट होंगे, तो बाकी लोगों में ऐसा रहेगा कि वो उनके चुनने की संभावना, उनकी प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती है फर्स्ट टाइम होने के बाद। आपने फर्स्ट जी मैम जी इसमें सर, मैं तो कुछ ऐड करना चाहूंगा। सॉरी, मेरा माइक कृपया थोड़ा एक सा एक करके बात करें। रिकॉर्ड नहीं एक कर सेकंड। रहा। जी हेलो जी लाड सिंह सर। जी मैम, इसमें पक्षपात की अगर ऐसे होता है तो अपन लड़के और लड़कियों के लिए अल्फाबेटिकली अलग लिस्ट बना लेते हैं, और दोनों में से हम एक निश्चित क्रम के अनुसार एक संख्या निश्चित क्रम के गैप से हम उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। जी जी यानी लाड कि सिंह सर। जी, तो जी थैंक यू। उसमें यानी कि जी थैंक यू। जी, तो अगर हमें लड़का और लड़की का रिप्रेजेंटेशन सही उसमें चाहिए, तो बिल्कुल हम ये कर सकते हैं कि लड़के और लड़कियों का अलग ग्रुप बना दिया। बट अगर हमने उनको या तो अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया या उनके मार्क्स के हिसाब से अरेंज, किसी भी बेसिस पे अगर आप उनको सीरियल नंबर पे अरेंज करते हैं, चाहे वो उनके क्लास कक्षा के टोटल रैंक हो, अल्फाबेट हो, कुछ भी हो नाम का, उससे अगर आप अरेंज करेंगे और अगर आप हर मतलब मल्टीपल्स में लेंगे 3, 6, 9, 27, 30, तो 40वें बच्चे तक भी आप पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। 39 स्टूडेंट भले आप लेंगे, वो भी अगर मैं रैंक के हिसाब से मान लूं तो वो लो रैंक का बच्चा होगा, तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर अल्फाबेट के से हिसाब से भी मान लो तो भी A to Z में स्प्रेड हो जाएगा। और सिर्फ ये तो नहीं कि आप A to P में सिलेक्ट कर रहे हैं, आप A to Z में जितने भी बच्चे 60 भी है तो 60 तक आप जाएंगे, तो Z वाला बच्चा भी सिलेक्ट हो रहा है। तो अगर हमारे रिसर्च क्वेश्चन में लड़के और लड़कियां दोनों होनी जरूरी है, तो बिल्कुल हम ध्यान में रखेंगे कि हम पहले स्ट्रैटिफाई कर ले, जो हम यहाँ कर रहे हैं कि लड़के और लड़कियों को अलग कर लिया। बट उसके बाद जब हम सिस्टमैटिक करेंगे तो उसमें रैंडमनेस ही रहेगी, कोई पक्षपात नहीं होगा, क्योंकि आप एक ही बार करेंगे, दूसरी बार नहीं करेंगे। मैडम कृपया जो उसके लोग बाद नहीं यदि बोल रहे सिस्टमैटिक करते हैं हम लोग, सर एक एक करके आपकी बात सुनते हैं। मैम मैं नवनीत नवनीत सर। हाँ जी सर। हाँ, यदि हम सिस्टमैटिक कर लेते हैं और उनको हम रोल नंबर के अनुसार यदि 5 के अंतर से ले लेते हैं,
तो इसमें जो 2, 3 और 4 मतलब ये है कि जो प्रायिकता है चयनित होने की संभावना है वो उन बच्चों की खत्म हो जाती है। मतलब सभी बच्चों के लिए समान संभावना वाला जो सिद्धांत लागू होना चाहिए रैंडम सैंपलिंग में, वो यहाँ पर फिट नहीं बैठता है। सभी के चयन होने की समान संभावनाएं होनी चाहिए, तब तो वो रैंडम सैंपलिंग है। और यदि हमने पहले उसको ठीक है गर्ल्स बॉयज में आपने अलग कर दिया, तो गर्ल्स की भी आप रैंडम चिट डालकर उठा लीजिए, तो उसमें गर्ल्स भी उसी रेशो में आ जाएगी जिस रेशो में आप चाहते हैं, लेकिन सबकी संभावना लगभग समान हो जाएगी। जी नवनीत सर, जी तो आपका पॉइंट है कि हो सकता है यहाँ पे गैर प्रायिकता आ रहा है, हर बच्चे का सेम प्रोबेबिलिटी नहीं है। हरीश सर, आप हमें बताना चाहेंगे कि क्या सेम प्रोबेबिलिटी है या नहीं है, आपका क्या मानना है? मुझे तो लग रहा है कि सेम प्रोबेबिलिटी है। इनिशियली सेम प्रोबेबिलिटी है, और मुझे जहाँ तक लग रहा है, मैंने अभी विचार किया तो एक ब्रॉड, जब हमारे पास सैंपल फ्रेम होता है और यदि हम हर जगह तक नहीं जा पाते हैं, ये सिस्टेमेटिक सैंपलिंग ज़्यादा अच्छा तरीका रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। सर हम लोग क्लासरूम की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा तो है नहीं एक्चुअली में। सर हरीश सर, आपका जो पॉइंट था, एक मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूंगी। आपने जो कहा कि हम हर किसी तक नहीं पहुंच सकते, हम बिल्कुल हर किसी तक पहुंच रहे हैं। इस केस में हमने कहा है कि हम एंड तक जाएंगे, जितना भी नंबर है, चाहे वो 100 बच्चे हैं, 100 लोग हैं उस गांव में, हम हर, आप ऐसा इमेजिन कर लीजिए कि आपने गांव के हर सदस्य को एक नंबर पकड़ा दिया है, और चाहे वो एकदम गांव के किसी भीतर के अंदर के किसी कोने के घर पे हो, वो फर्क नहीं पड़ता, हम हर इंसान तक पहुंचेंगे, लास्ट तक भी जाएंगे। मैं हर इंसान या सैंपल फ्रेम के हर इंसान तक पहुंचने की पे मैं नहीं सोच रहा था। मैं जैसे मुझे 50 स्थानों पर से कुछ लोगों को चयन करना है, तो मैं अपने सिस्टम को 50 लोगों पर अपने रिप्रेजेंटेटिव को बता दूंगा कि इस टाइप से आपको करना है। तो वो एक मतलब मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं देना पड़ेंगे, और बड़े आसानी से मेरे पास एक सैंपल आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। जी जी हरीश सर, थैंक यू वो पॉइंट रेज करने के लिए। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि ये थोड़ा एक इजी तरीका होता है किसी सैंपल को सिलेक्ट करने का, कि आपने डिसाइड कर लिया कि मल्टीपल ऑफ 3 लेकर चलेंगे हम, आपने हर किसी को एक 50 तक का नंबर दे दिया है, और आपने कहा कि जाइए जिन जिन लोगों का मल्टीपल ऑफ 3 का नंबर है उनसे ये सर्वे कराइए, मान लीजिए, या क्लास में आपने उन लोगों को सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे जो हमारा प्रश्न जो रोटेट हो रहा है बार बार, वो प्रश्न ये है कि क्या ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है? प्रोबेबिलिटी तो है। अच्छा, तो अच्छा ठीक है हरीश सर, किसी और से सुनते हैं, लास्ट ये पॉइंट लेती हूँ मैं यहाँ पे। शंकर सर, आप बता सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कैसे है? डेफिनेटली इट इज द प्रोबेबिलिटी सैंपल मैडम, क्योंकि इसमें किसी का इंडिविजुअल नहीं आ रहा है, प्रोबेबिलिटी हर किसी की सेम प्रोबेबिलिटी है। और आई एग्री विद एवरीवन, क्योंकि हर किसी का व्यू सोचने का अलग अलग होता है। डेफिनेटली हर कोई अपनी अपनी जगह पे सही है। अगर अपन एक क्लास की बात कर रहे हैं तो एक सिचुएशन अलग क्रिएट हो रही है, जैसे कि पहले सर भी कह रहे थे कि अगर टीचर वहां इन्वॉल्व होगा तो पहले से ही जानता है, तो हो सकता है कहीं बायसनेस हो। लेकिन जब एग्जाम होता है और एक क्लास के अंदर 28 बच्चे बैठाते हैं अपन, तो इनविजिटर चेंज कर देते हैं अपन। जहाँ इनविजिटर चेंज हुआ वहां फिर कोई पक्षपात की संभावना नहीं रहती। इसी प्रकार आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ आर्मी रिक्रूटमेंट एंड आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ पुलिस रिक्रूटमेंट। तो वहां पे भी बहुत बड़ी नंबर होती है, और रैंडम सैंपलिंग जो सिस्टेमेटिक सैंपलिंग की जाती है नंबरिंग के साथ, वहां कोई बायसनेस का कोई इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। तो डेफिनेटली ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है और बायसलेस है। आई थिंक इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन। जी थैंक यू शंकर सर। नवनीत सर, अगर आपका ये पॉइंट था कि एज अ टीचर मुझे पता है कि मैं हर तीसरे बच्चे को सिलेक्ट करना चाह रही हूँ, तो क्या हो सकता है मैं हर तीसरे बच्चे को अब जो मैं चाहती हूँ उनको ही वहां पे खड़ा कर दूं, तीसरे लाइन पे, 6th लाइन पे, 9th लाइन पे, तो वो बिल्कुल गलत, वो नॉन प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। अगर आपने पहले से डिसाइड कर लिया कि मैं हर तीसरे बच्चे को चुनूंगा, और क्लास में बोल दिया कि हर तीसरा बच्चा चुना जाएगा, तो आप खड़े हो जाओ लाइन में, तो वो गलत हो गया। वहां पे आपने इन्फॉर्मेशन जो है पॉपुलेशन को पहले से ही दे दी, पॉपुलेशन को इन्फॉर्मेशन। सॉरी टू हेलो, इंटरप्ट मैम। यस प्रमोद सर। नवनीत सर का मैम ये सवाल नहीं था, उनका शायद सवाल ये था कि अगर हमने बिना अपनी पसंद के भी हमने लाइन लगा के खड़ा कर दिया और उसके बाद 1st, 5th फिर 10th ऐसे सेलेक्ट किया, तो 1 और 5 के बीच में जो बच्चे आ रहे हैं वो स्वतः ही बाहर हो जाएंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी।
सर तो जब आप लॉटरी से निकालते हैं, मान लीजिए आप लॉटरी करते हैं, एक कटोरे में 5 बच्चे को निकालना है, जैसे ही आप 5वां बच्चा निकाल लेते हैं बाकी सबकी तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। बिल्कुल मैम, लेकिन उसमें हर बच्चे के पास हमारे पास ये कोई सीक्वेंस नहीं है। अगर हम इसी को कन्वर्ट करें सिस्टमेटिक वाले उसमें, तो यहाँ पर हमें मालूम है कि वो बच्चा कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, यानी उसकी पोजीशन। अगर हम बाय द वे मैं तीसरे नंबर पे खड़ा हूँ और कोई फर्स्ट इंस्टेंस में, मतलब मैं उसकी तुलना की बात कर रहा हूँ मैं, ये लॉटरी सिस्टम भी है, मैंने भी बुक्स में पढ़ा है कि ये जाएगा रैंडम की तरफ ही, और ये सैंपल साइज पे भी डिपेंड करेगा कि हम कौन सा मेथड अपनाना चाहते हैं। लेकिन वहां पर भी जब मैंने एमएड किया था तो फिर मैं अंत में इसे रट के ही पास हो गया था, क्योंकि वहां पर भी मेरी समझ में नहीं आया था ये कि अंततः हम इसको ये रैंडम पूरी तरीके से कैसे कह सकते हैं। अगर बाय द वे रोल नंबर 1 से 50 तक के बच्चों को हमने अब ये अपनी पसंद से हटा दिया, रोल नंबर वाइज खड़ा कर दिया, तो अगर हमारे पसंद का पहला बच्चा, अगर मैं इनिशियल स्टेज की बात करूँ, 3rd नंबर पे खड़ा है, तो मैं अपनी गिनती वहां से भी शुरू कर सकता हूँ। मतलब वहां सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट कैंडिडेट इज ऑलवेज बायस्ड इन दिस केस। उसके जी। बाद भले ही वो कभी भी ऐसा हो जाए। तो प्रमोद सर, अगर यहाँ पे आपका कंडीशन है कि आप एज ए टीचर जानते हैं कि वो कौन सा बच्चा है जो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, यस राइट? मैम। वहां पे वो बायस है, वो बिल्कुल वो बायस है। अगर आपने सेलेक्ट कर लिया कि पहला बच्चा आप कौन सा चाहते हैं, आप ये इमेजिन कीजिए कि आपको बच्चों के बारे में नहीं पता। आप एक क्लास में गए हैं एज ए सर्वेयर, अगर मैं आपके स्कूल में पहुंचू और मुझे अगर 5 बच्चे सैंपल करने हैं, मान लीजिए एक सिचुएशन मेरे पास ये है कि मैं किसी कटोरे में सब बच्चे का चिट डलवा लूं आपसे और मैं कहूं सर मुझे वो कटोरा दे दीजिए, मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ कौन से 5 बच्चे आएंगे। अगर मेरे पास उस समय कटोरा या चिट की संभावना नहीं है तो मैं कहूंगी सर आप एक काम कीजिए, आप सारे बच्चे को एक लाइन में खड़ा कर दीजिए। तो अब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैं कौन सा नंबर सेलेक्ट करूंगी, आपको बस पता है कि लाइन से बच्चों को खड़ा करना है। अब शायद आपने, मैं अज्यूम करके चल रही हूँ, ऐसे डायरेक्टली पॉइंट आउट नहीं करी, बट हो सकता है मैं कृतिका के क्लासरूम में पहुंची, कृतिका को लगा कि अरे ये मैडम हो सकता है पहले 10 बच्चे ही चुनेगी, तो पहले 10 बच्चे अच्छे अच्छे लगा देती हूँ मैं। बट मैं क्या कर रही हूँ, मैं अब जा रही हूँ, मेरे को मुझे जो नंबर पसंद आएगा उस वक्त, मुझे मल्टीपल ऑफ 2 पसंद आए, मल्टीपल ऑफ 6 पसंद आए, मल्टीपल ऑफ 8 पसंद आए, जो भी पसंद आया मैं उस समय वो अप्लाई कर दूंगी, बिना उस क्लासरूम के बच्चे को जाने। जब मैं बिना क्लासरूम के बच्चे को जाने कर रही हूँ तो वो बिल्कुल रैंडम है, हर बच्चे की सिलेक्ट होने की चांसेस है। तो मैं ऐसे कुछ केस भी, में वही ये एज एन एक्सटर्नल इवेल्युएटर, अगर हम किसी क्लास में जाएं और वहाँ के हम बिना बताए जाएं और किसी भी क्लास में पहुंच के वहाँ के सामने के ही 5 बच्चों को उठा लें, तो वो भी तो रैंडम हुआ है। नहीं तो सर उस समय मान लीजिए आपको बिल्कुल नहीं पता इन्फॉर्मेशन, लेकिन उस हो तो सकता है ना कि क्लास में बच्चे सारे जो आगे बैठे हो टॉप के बच्चे हो, या हो सकता है जो क्लास में आगे बैठे हो वो वीक बच्चे हो, आपको नहीं पता। लेकिन टीचर ने क्या किया, एक दिन पहले उसने ये किया था कि अरे तुम सबको नहीं समझ में आ रहा है टॉपिक, तुम सब आगे आगे बैठ जाओ। एक दिन पहले ये हुआ होगा कुछ उस समय। हम कोशिश क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कोई भी बायस हटाने की। तो ये जरूर हो सकता है सर कि आप अगर पहले बेंच के 5 बच्चों को सिलेक्ट करो और रैंडम सैम्पलिंग करो, चिट निकालो, दोनों केस में सही सेम रिजल्ट आए, ये बिल्कुल चांस है कि सेम रिजल्ट आए। बट क्योंकि आप किसी भी तरह का पक्षपात या किसी भी तरह का बायस हटाना चाह रहे हो, इसलिए आप ये चीजें नहीं करने की कोशिश कर रहे हो। गलत नहीं है, हम पहले 5 बच्चे भी उठाकर सेम रिजल्ट ला सकते हैं, बट वो उसकी चांस कम है। यहाँ पे बस वही सीन है कि चांस उसके कम है। ये बिल्कुल हो सकता है कि मान लीजिए कि टीचर ने ये किया हो कि पिछले दिन या जब भी उन्होंने एक टॉपर बच्चे के साथ एक थोड़ा स्ट्रगलिंग बच्चे को डाल दिया, एक बच्चा जिसको नहीं समझ में आ रहा हो कोई टॉपिक, उसके साथ एक टॉपर बच्चा बैठा दिया, उसी तरह सामने सारे बच्चे बैठे हुए। तो अगर मैंने 6 बच्चे उठाए तो मेरा ओवरऑल शायद आंसर पॉपुलेशन जितना ही आएगा, रैंडम सैंपल जितना ही आएगा। तो चांसेस है कि सेम हो सकता है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग और मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के रिजल्ट्स सेम हो सकते हैं। बट क्योंकि आप ये अवॉइड करना चाहते हो, ये आप हटाना चाहते हो कि कहीं अलग ना हो जाए, कहीं रिजल्ट मतलब बायस ना हो जाए, इसलिए आप ज्यादातर प्रायिकता वाली सैम्पलिंग करते हैं। जी मैम, अब समझ गया पॉइंट। ये क्लियर हो गया? जी मैम। जी थैंक यू। नीतू, थैंक यू मैम। जस्ट टाइम चेक, 12 बज रहे हैं।
तो आप उस हिसाब से देख लीजिए। जी, थैंक यू जी। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग अब सबको समझ में आ गया। तो हम जो यही डिस्कस कर रहे थे कि एक हम सैम्पलिंग इंटरवल मान कर चलते हैं, जो भी वो मल्टीपल आप बनाना चाहते हो, पहला 5वां बच्चा, हर चौथा बच्चा, जो भी। और दूसरा, इसमें कोई तरह का पक्षपात नहीं आता है उसी केस में जब आप उन बच्चों को नहीं जानते हो, और अगर आपने जानबूझकर वो नंबर नहीं सिलेक्ट किया जहां आपका प्रिय बच्चा खड़ा है, वो नहीं होना चाहिए। जब वो हो रहा है तो वो बिल्कुल जजमेंटल सैम्पलिंग है, वो भी आगे हम समझेंगे। तो ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हो गया। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के लाभ भी बिल्कुल इसी प्रकार है कि जो हमने एक पॉइंट डिस्कस भी किया था कि क्योंकि चिट बनाना, रैंडमली सिलेक्ट करना, कटोरे का इंतजाम करना, ये सारी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समय लगता है, सामान लगता है। तो हम सबसे इजी तरीका ये भी है कि अरे आप रोल नंबर सिलेक्ट कर लीजिए। मैं अगर क्लासरूम में जाती हूँ ना कोई असेसमेंट के लिए, तो मैं रैंडमली टीचर को बोलती हूँ कि 5th 10th 25th 30 40 तक के जो भी 5 के मल्टीपल आप भेज दीजिए, मैं उनसे ही बात करूंगी बस। तो अब मुझे नहीं पता किस अरेंजमेंट से रोल नंबर बनाए गए हैं, बट मुझे तो रैंडमली लोग मिल गए। एकदम सरल तरीका है और इसमें कोई पक्षपात भी नहीं होता है। दूसरा ये है कि हम ये जो हम बात करते करते थोड़ा डिस्कस भी कर रहे हैं कि कैसे हम चाहते हैं कि एक थोड़ा वीक बच्चा, एक थोड़ा टॉप बच्चा, हर तरह का बच्चा आ जाए। तो जब हम किसी लाइन में खड़े करते हैं या किसी क्रमबद्ध में एक सीक्वेंस में बच्चे निकालते हैं, तो ये भी थोड़ा होता है कि जनसंख्या के सब तरह के लोग सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि हम अंत तक जा रहे हैं। तो अभी तक हमने 4 तरह की सैम्पलिंग के तरीके डिस्कस किए हैं: सिंपल रैंडम सैंपल, सिस्टमैटिक सैंपल, स्ट्रैटिफाइड सैंपल और क्लस्टर सैंपल। सिंपल रैंडम और सिस्टमैटिक बिल्कुल रैंडमली सिलेक्ट करने के तरीके हैं। स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर, जैसे कि हमने अभी रिवीजन सेक्शन में भी डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, कि स्ट्रैटिफाइड हम तब करते हैं जब पॉपुलेशन की कुछ ऐसी भिन्नताएं हैं जो हमारे रिसर्च क्वेश्चन को बहुत ज्यादा असर करती है। और हम क्लस्टर तब करते हैं जब बिल्कुल हम असेस जो भी हम अपना समय बचाना चाहते हैं और हमारे पॉपुलेशन में ऐसे गुच्छे मौजूद है जहां हम एक बार जाए तो बहुत सारे लोगों की टेस्टिंग या सर्वे हो जाए। तो ये क्लस्टर सैंपल हो गया।